नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दीव के दौरे पर जाएंगे। ताउते तूफान से प्रभावित इलाकों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वे करेंगे। ताउते तूफान से हुए नुकसान का प्रधानमंत्री जायजा लेंगे। ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का भी पीएम दौरा करेंगे। सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी रवाना होंगे। इसके साथ ही अहमदाबाद में समीक्षा बैठक भी प्रधानमंत्री करेंगे। तो ताउते तूफान ने जमकर कहर बरपाया। बड़ा नुकसान इस तूफान की वजह से हुआ है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और दीव का हवाई दौरा करेंगे। ताउते तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। इसके साथ ही अहमदाबाद में समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री लेंगे। और तूफान ने किस कदर यहां पर कहर बरपाया, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि इस तूफान से एक बड़ा नुकसान हुआ है और किस तरह से इस तूफान ने तबाही मचाई, इसका जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। गुजरात और दीव का हवाई दौरा प्रधानमंत्री करेंगे। ताउते तूफान से हुए नुकसान का जायजा आज प्रधानमंत्री लेंगे। और तूफान से तबाही की तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस तूफान ने तबाही मचाई। सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। हवाई दौरा करेंगे और इस तूफान की वजह से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। और इस तूफान ने किस तरह से तबाही मचाई, ये तस्वीरें आप देखिए। बड़ा नुकसान इस तूफान की वजह से हुआ है। ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का भी आज प्रधानमंत्री दौरा करेंगे। यहां पर भी इस तूफान ने जमकर तबाही मचाई है और हवाई दौरा कर ताउते तूफान से हुए नुकसान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा लेंगे। बढ़ते आगे, नारदा केस में आज फिर से सुनवाई होगी। टीएमसी नेताओं की जमानत पर आज फैसला होगा। कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। 4 नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर, नारदा केस में आज फिर से सुनवाई होगी। टीएमसी नेताओं की जमानत पर फैसला आज हो सकता है। कोलकाता हाई कोर्ट में यह सुनवाई होगी। 4 नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो नारदा केस में 4 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। अब इनकी जमानत पर आज फैसला हो सकता है। कोलकाता हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी और 4 नेताओं जो सीबीआई जिन 4 नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, उनकी जमानत को लेकर आज फैसला हो सकता है। नारदा केस में आज फिर से सुनवाई होगी। चलिए बढ़ते आगे और बड़ी खबर कि छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड के आज नतीजे आएंगे। सुबह 11 बजे ऑनलाइन नतीजे जारी होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाह टेकाम नतीजे जारी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये नतीजे जारी होंगे। असाइनमेंट के आधार पर छात्रों को इस बार नंबर दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 10वीं बोर्ड के आज नतीजे आएंगे। सुबह 11 बजे ऑनलाइन नतीजे जारी होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाह टेकाम नतीजे जारी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नतीजे जारी किए जाएंगे। और इस बार कोरोना काल की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई, लेकिन असाइनमेंट के आधार पर छात्रों को अंक दिए जाएंगे। बढ़ते आगे, बात कोरोना अपडेट की करें तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 6,477 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 153 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,25,531 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं अब तक 12,036 मरीजों की मौत हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में कल 11,250 मरीज डिस्चार्ज हुए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब तक 8,23,113 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस 90,382 है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसों में कमी देखी जा रही है। हर दिन जो मिलने वाले आंकड़े हैं, लगातार इसमें गिरावट जारी है। इसके साथ ही ठीक होने वाले जो मरीजों की संख्या है, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है।
चलिए, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रायपुर से प्रिया हमारे जुड़ गई हैं, तो वहीं भोपाल से नीलम हमारे साथ जुड़ रही। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, आज दिन भर की हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो क्या कुछ खबरों में आज खास रहने वाला है? आज सबसे पहले तो 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी होने वाले हैं, क्योंकि इस बार संक्रमण का असर हमने देखा। खास उन समय पर जब परीक्षाएं होनी थी, उस समय संक्रमण अपने पीक पर था, और इसको देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल, शिक्षा विभाग और राज्य सरकार ने ये फैसला लिया कि इस बार 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं न करवाई जाए, असाइनमेंट के बेस पर बच्चों को पास कर दिया जाए। और वही हुआ, इस बार 10वीं के बच्चों को बोर्ड जो परीक्षाएं दिला रहे थे, उन्हें असाइनमेंट के बेस पर पास कर दिया गया। उसके नतीजे आज सुबह 11 बजे जारी होंगे। ऑनलाइन ये असाइनमेंट जो है जारी माफ़ कीजिएगा, ऑनलाइन ये नतीजे जो हैं वो जारी किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम नतीजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी करेंगे। इस बार बच्चों को 4-4 असाइनमेंट दिए गए थे, और अब उन असाइनमेंट्स का असेसमेंट किया जा चुका है, और उसी के बेस पर जो है नतीजे जारी किए जा रहे हैं। इस बार कोई भी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ बच्चों को इस बार फेल भी नहीं किया जाएगा। जिन बच्चों ने असाइनमेंट पूरी तरीके से जमा नहीं भी किया है, तो उनको भी पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। साथ ही इस बार कोई भी जो बच्चों को मेरिट लिस्ट में आते थे, उनको नगद पुरस्कार, लैपटॉप जैसी जो चीज़ें मिलती थी, वो भी नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ा बदलाव इस बार किया गया है। आज नतीजे जारी होंगे और आज पता चलेगा कि प्रदेश के कितने बच्चे हैं जो इस बार असाइनमेंट के बेस पर पास हुए हैं। लगभग 4 लाख से अधिक जो बच्चे थे वो 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस बार दिलाने वाले थे। इसके अलावा आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश भर में महासमुंद भ्रष्टाचार मामले पर प्रदर्शन करने वाली है। वो सभी तहसीलों में जाकर तहसीलदारों को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगी। इसके अलावा क्रमबद्ध तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जो है वो प्रदर्शन कर रही है। कल यानी 20 मई को भी ये अपने घरों में बैठकर प्रदर्शन करेंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो है कन्या विवाह योजना और रेडी टू ईट के मामले में जो भ्रष्टाचार किया गया था, उसको लेकर महासमुंद के अधिकारी धरने पर बैठ गए थे, और अब इसको लेकर सियासत पूरी तरीके से गरमा चुकी है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के विष्णुदेव साय हों, या नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हों, सभी लोगों ने ट्वीट कर सोशल मीडिया के माध्यम से और अलग अलग माध्यमों से ये ज़रूर कहा है कि इस पूरे मामले पर जांच करवाई जाए और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। यही मांग लेकर धरने पर बैठे थे अधिकारी, और उसके बाद अब प्रदेश भर में इस पर सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले पर अधिकारी का साथ दिया है और लगातार प्रदेश में अलग अलग माध्यमों से अपना विरोध इस पर दर्ज करवा रहे हैं। इसके साथ ही राहत की बात है इस वक्त छत्तीसगढ़ के लिए कि लगातार प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट जो है वो बेहतर हो रहा है, और नए संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या कम हो रही है। बीते 24 घंटे में 6,477 नए मामले सामने आए हैं, और उससे कहीं ज़्यादा, लगभग उससे दोगुना मामले हैं स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की। 11,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो 24 घंटे में स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। तो ये राहत की बात है श्रवण, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि पॉजिटिविटी रेट अच्छी खासी बढ़ी हुई थी, और ये चिंता की बात थी। रायपुर समेत प्रदेश के तमाम जिले हैं जहाँ पर स्थिति बेहतर हो रही है। हालांकि बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ जिले हैं जहां पर थोड़े केसेस बढ़े हुए हैं, लेकिन उन पर भी कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, इसको लेकर भी तैयारियां चल रही है। और विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से पीक जो है वो गुजर चुका है। एक राहत की बात और है कि लगातार प्रदेश की मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर जो है वो भी कम हो रहा है। हमने देखा कि बीते 24 घंटे में 113 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़ा लगभग 250 के पार जो है वो जा चुका था। 250 से ज़्यादा लोग रोज़ाना की जान कोरोना संक्रमण से जा रही थी। तो अब ये आंकड़े जो है कंट्रोल में आने लगे हैं, और कंट्रोल में आ रहे ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि प्रदेश की स्थिति बेहतर हो रही है, संक्रमण की रफ्तार जो है धीमी हो रही है। और ये राहत है इस वक्त छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में हमने उसका प्रकोप बहुत अच्छे से देखा। किस तरीके से अस्पताल के बाहर लोग भटक रहे थे, किस तरीके से लोग अपनों को खो रहे थे, ये तस्वीरें भी हमने देखी। तो ऐसे में ये जो आंकड़े कम हो रहे हैं, ये राहत देने वाली बात हो जाती है। तो ये तमाम खबरें हैं जिन पर दिन भर आज IBC 24 की नजर रहने वाली है। निश्चित रूप से प्रिया, ये राहत देने वाली खबर है कि आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन सावधानी अब भी लोगों को बरतना बेहद जरूरी है। अब हमारे साथ बने रहेगा, भोपाल का रुख कर लेते हैं। नीलम हमारे साथ बनी हुई है। नीलम, आज मध्य प्रदेश में हम बात करें तो खबरों में क्या कुछ खास आज मध्य प्रदेश में?
खबरों पर नजर डालें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज रतलाम और उज्जैन दौरा है। दिन में करीब 1 बजे के आसपास वो रतलाम से उज्जैन जाएंगे, जहां पर वो कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे और उसके बाद शाम को वो वापस भोपाल आ जाएंगे। वहीं इसके साथ ही साथ हम देखें तो करीब 19,000 संविदा कर्मचारी एनएचएम के पूरे मध्य प्रदेश में आज भी काली पट्टी बांधकर अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। चरण दर चरण इनका आंदोलन जो है जारी है और इनका कहना है कि यदि अब सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम 24 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे। इसके साथ ही यदि हम कोरोना संक्रमण की मध्य प्रदेश में अब बात करें तो लगातार जो है मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भी करीब 5,500 के आसपास नए संक्रमित मिले। वहीं संक्रमण की दर जो है अब 7.7% तक पहुंच गई है। हालांकि मृत्यु दर को हम देखें तो अब भी वो बड़ी संख्या में हमें रोजाना मिल रहे हैं। रोजाना 70 से 90 के आसपास कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो रही है, जो अब भी एक चिंता का विषय है। इसके साथ ही साथ एक बड़ा खतरा जो अभी भी मंडरा रहा है वो है ब्लैक फंगस का, जिसे लेकर के प्रदेश सरकार 3 दिन की एक मुहिम चलाने जा रही है, जिसमें प्रदेश के सरकारी ईएनटी सर्जन विशेषज्ञ और इसके साथ ही साथ निजी ईएनटी विशेषज्ञ और सर्जन है उनकी सहायता ली जाएगी और जो प्राथमिक स्तर पर ही इसकी नोजल इंडोस्कोपी के जरिए जांच की जाएगी ताकि ब्लैक फंगस को वहीं पर बढ़ने से रोका जाए। इसके साथ ही साथ जिस इंजेक्शन की कमी की बात पिछले दिनों हमने देखने को मिली थी, उसका भी कंसाइनमेंट जो है मध्य प्रदेश सरकार को मिलने जा रहा है और पिछले दिनों भी प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में उस इंजेक्शन को उपलब्ध करवाया गया है। तो लगातार सरकार इस ओर ध्यान दे रही है कि ब्लैक फंगस के जो बढ़ते हुए मामले प्रदेश में मिल रहे हैं उन्हें कैसे कंट्रोल में किया जाए। इसके साथ ही साथ अब पोस्ट कोविड केयर सेंटर पर भी सरकार का ध्यान है, क्योंकि हमने देखा कि ब्लैक फंगस के अलावा भी कई सारे ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जहां पर पोस्ट कोविड इफेक्ट लोगों में देखने को मिल रहा है। उस इफेक्ट को कैसे कम किया जा सकता है, लोगों की सेहत कैसे ठीक रखी जा सकती है, इसको लेकर के पोस्ट कोविड सेंटर बनाने की कवायद जो है सरकार ने शुरू कर दी है। तो ये पूरी बातें हैं जो मध्य प्रदेश में आज रहेंगी और इसके साथ ही साथ पूर्व वन मंत्री उमंग सिंगार के जो सुसाइड केस का मामला है उस पर भी आज दिन भर नजर बनी रहेगी, क्योंकि कल देर रात मृतका सोनिया भारद्वाज का सुसाइड नोट भी सामने आया है और जिसे लेकर फिर से जो है हलचलें तेज हो गई। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं मध्य प्रदेश की जिन पर आज दिन भर नजर बनी रहेगी। खबरों से जुड़ी जो तमाम अपडेट है लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी। जबलपुर से बड़ी खबर जो IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। मोखा के सिटी हॉस्पिटल पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। सिटी हॉस्पिटल में नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। मौजूदा भर्ती मरीजों के विधिवत इलाज देने के आदेश जारी किए गए हैं। सिटी हॉस्पिटल के संचालक, मैनेजर सहित जिम्मेदार लोग जेल में हैं। नकली रेमडेसिविर कांड में इन सभी को जेल भेजा गया है। नकली रेमडेसिविर कांड के बाद भी मरीजों की भर्ती पर IBC 24 ने सवाल उठाए थे। तो बड़ी खबर, जहां नकली रेमडेसिविर मामले में मोखा के सिटी हॉस्पिटल पर प्रशासन ने अब कार्रवाई की है। सिटी हॉस्पिटल में नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। मौजूदा भर्ती मरीजों के विधिवत इलाज देने के आदेश जारी किए गए हैं। सिटी हॉस्पिटल के संचालक, मैनेजर सहित जिम्मेदार लोग जेल में हैं। नकली रेमडेसिविर कांड में इन्हें जेल भेजा गया है। नकली रेमडेसिविर कांड के बाद भी मरीजों की भर्ती पर IBC 24 ने सवाल उठाए थे। तो जबलपुर के नकली रेमडेसिविर कांड के मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह मोखा को यूं तो गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन आज भी कई सवाल ऐसे मौजूद हैं जो बताते हैं कि मोखा पर सरकारी तंत्र की मेहरबानी बरसती रही। डकैती के आरोपों से लेकर एक बिल्डर, हॉस्पिटल और कॉलेजों के संचालक से लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष बनने तक मोखा पर इनायत खूब बरसती रही और उसने भी करप्ट सिस्टम का इस्तेमाल अपना कद बढ़ाने में भरपूर किया। आज सवाल यह भी है कि लोगों की कद बढ़ाने में भरपूर किया। आज सवाल यह भी है कि लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले इस शख्स और इस पूरे कांड की CBI जांच क्यों नहीं करवाई जा रही चाहिए। आपदा की इस घड़ी को अवसर बनाकर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने वाले सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा सलाखों के पीछे हैं। नकली रेमडेसिविर केस में SIT तफ्तीश में जुटी है, जिसमें एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरबजीत सिंह मोखा ने अपना कद कैसे इतना ऊंचा कर लिया। कभी बिल्डर रहा मोखा, गगनचुंबी इमारतें बनाता बनाता कब सियासी ऊंचाइयां छूता गया पता नहीं चला। साल 2004 में एक घर में घुसकर डकैती डालने का आरोपी सरबजीत सिंह मोखा
जल्द ही एक बिल्डर बन गया जिसने अवैध इमारतें भी बनाई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरबजीत सिंह मोखा ने सियासी दलों और नेताओं से गहरी पैठ बना ली। आज भी मोखा अपनी सियासी रब्त ज़ब्त से खुद को बचाने की जुगत में है, लेकिन जनता सिस्टम से न्याय मांग रही। अपने रसूख के दम पर ही मोखा जबलपुर में एक के बाद एक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता रहा, लेकिन कोरोना काल में उसकी हकीकत उस वक्त सामने आई जब नकली रेमडेसिविर में उसका नाम आया। एक एक करके उसके राज दुनिया के सामने आते गए। ये भी सामने आया कि कैसे उसने गुजरात से नकली इंजेक्शन मंगवाए। मोखा कई दिनों से पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा। अब एसआईटी जांच में खुलासा हुआ है कि उसका बेटा हरकरण मोखा भी इस कांड में शामिल था। उसने अपने दोस्त की फर्जी आईडी लगाकर इंदौर से नकली रेमडेसिविर की खेप मंगाई थी। दिव्यांग दुबे का जो नाम का उपयोग किया गया है, उस आधार पर दिव्यांग दुबे से पूछताछ की गई थी और कथन लिए गए थे। तो जैसे पूरा फैक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद हम इसकी जानकारी से मीडिया को अवगत कराएंगे। इतना ही नहीं, मोखा अपनी पत्नी जसमीत कौर के साथ जबलपुर में ही 2 कॉलेजों का संचालन कर रहा था जो कि नियमों के खिलाफ चल रहे हैं। मोखा ने 5000 वर्ग फीट की जमीन पर बने अपने 2 कॉलेजों को सरकारी फाइलों में 78,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल का बताया था, जिसे लेकर भी कलेक्टर से शिकायत की गई है। जो सरबजीत सिंह मोखा है, उनने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के 5000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग को जो है 78,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग दिखा करके और ये दोनों कॉलेजों की मान्यता लेकर के 5 वर्षों से कॉलेज चला रहा है। तो हमने जिला प्रशासन से अपील करी है कि तत्काल इन दोनों कॉलेजों की मान्यता समाप्त किया जाए। वहीं जब से मोखा का राज खुला है, तब से पूरे शहर में उसके खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। NSUI ने भी सिटी हॉस्पिटल के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही मोखा को बचाने के आरोप लगाते हुए MP नर्सिंग होम एसोसिएशन अध्यक्ष के अस्पताल का घेराव किया। कांग्रेस ने सरकार पर उसे बचाने का आरोप लगाया है और CBI जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार अपना काम कर रही है। इसकी CBI जांच होना चाहिए, क्योंकि ये मामला 400-500 जानों से संबंधित है। अस्पतालों में कितनी मौतें इंजेक्शन लगने के बाद संक्रमण बढ़ने की घटनाएं कितनी हुई, उनका बैच नंबर क्या था। जो भी जांच आवश्यक है वो ज़रूर होना चाहिए। उसमें जो लगता है, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर काफ़ी कोशिश की है, मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत कड़े निर्देश दिए हैं, तो मुझे लगता है जांच परिणाम तक पहुंचेगी। जो दोषी हैं उनको कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में सवाल कई हैं, जिसमें एक सवाल ये भी है कि बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के मोखा इतना रसूखदार कैसे बन गया। वो कौन लोग हैं जो मोखा को अभी भी बचाने में लगे हैं। नकली इंजेक्शन के इस कांड के और कितने राजदार हैं, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बीच अब ब्लैक फंगस के मामले बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 100 हो गई है, जबकि इस बीमारी से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन चिंताजनक स्थिति ये हो गई है कि इस बीमारी के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन की भारी कमी हो गई है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मामले एक बड़ी और गंभीर चुनौती बन गए हैं। इसके मरीजों की संख्या बढ़कर अब 100 तक पहुंच चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि अब इसकी चपेट में आकर लोग दम भी तोड़ रहे हैं। लेकिन असल चुनौती ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली सबसे कारगर इंजेक्शन लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन B इंजेक्शन की भारी कमी है, यानी हालात काफी गंभीर हैं। लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन B का इंजेक्शन गंभीर किस्म के मरीजों में 4 से 6 हफ्ते तक प्रतिदिन 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और चूँकि हड्डी तक बीमारी पहुंच चुकी होती है, आँख और ब्रेन में भी पहुंच चुकी होती है, इसलिए इंजेक्शन लगाना सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर डॉक्टर से लेकर मीडिया तक चिंता जताता आ रहा है। लेकिन हालांकि सरकार की तरफ से इस दवा को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल कर इसकी खरीदी बिक्री को नियंत्रित कर दिया है। साथ ही इसके इलाज के लिए प्रोटोकॉल तय करके प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इलाज करने के आदेश दिए गए हैं। ड्रग्स विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कई कंपनियों से इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल इस बीमारी के सबसे ज्यादा शिकार वो लोग हो रहे हैं जो शुगर पेशेंट थे और कोविड पॉजिटिव होने के दौरान उन्हें स्टेरॉइड, रेमडेसिविर या टोक्लिजुएब जैसी दवाएं दी गई थी। ब्लैक फंगस कहा जा रहा है, इनके केसेस आ रहे हैं। किसी दिन 5 केस, किसी दिन 10 केस, ऐसे अलग अलग जिलों से रेफर होकर के आ रहे हैं। अधिकतर जो मरीज़ हैं वो दुर्ग बेल्ट के ही हैं
और ये सभी पेशेंट्स वो हैं जिनको पहले कोविड पिछले महीने हो चुका है। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और सिम्स में अभी ऐसे संदिग्ध जो म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट होने की जिनको संभावना है, ऐसे आज की तारीख तक अभी हमारे पास 4 मरीज़ भर्ती हुए हैं और उनकी जांच और इलाज के लिए कमेटी भी बनाई गई है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों और मरीजों की मौत को देखते हुए विपक्ष ने भी ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों को दुरुस्त करने की मांग की है। वहीं सरकार इस मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में है। पूरे प्रदेश में इस प्रकार के मामले उजागर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस विषय में सरकार को गंभीरता के साथ स्वास्थ्य विभाग को ध्यान में रखते हुए इस ब्लैक फंगस को लेकर के किसी प्रकार के लोगों में दहशत का वातावरण न बने, इसको लेकर के एक विस्तार से गाइडलाइन जारी होनी चाहिए ताकि लोग दहशत से मुक्त हो सके और इस बीमारी से लोग बच सकें। ब्लैक फंगस का जो छत्तीसगढ़ में जो आवक हो चुका है, उसके लिए आवश्यक दवाइयों का किस तरीके से व्यवस्था करना है, इसे हेल्थ डिपार्टमेंट से ये फॉर्मल चर्चा इसकी हुई। बहरहाल सबसे बड़ी चिंता लाइपोसोमल इन्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी है। अगर जल्द इसकी कमी दूर नहीं की गई तो स्थिति बेहद गंभीर होगी, क्योंकि अगर वक्त पर दवा नहीं मिली तो संक्रमण तेजी से फैल सकता है और जानें भी जा सकती हैं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों और अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।